मेरा लोकसभा क्षेत्र हिसार है। पार्टी द्वारा ये जिम्मेवारी मेरे को ही दोबारा दी गई है कि मैं हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ूँ। उसके साथ जहाँ सिरसा लोकसभा की बात है, जननायक जनता पार्टी के गठन होने के बाद हमारे बीच में एक मजबूत साथी जुड़ा था। 37 साल आयु है, कर्मठ है, कालावाड़ी से पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। सरदार निर्मल सिंह मलड़ी जी, क्योंकि निशान सिंह जी हमारे प्रभारी थे, ये निर्णय उनने लिया है कि वहाँ से हमें आज के दिन एक मजबूत साथी उतारना चाहिए और सरदार निर्मल सिंह मलड़ी को सिरसा लोकसभा से उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी ने घोषित किया है। उसके साथ रोहतक की लोकसभा से, जो कि आज के दिन आप बात करें तो दो अनुभवी लोग जो लोकसभा में पहले रहे हैं और जिनने लोकसभा के अंदर अपना काम कर कर दिखाया है, और जब भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर गए वहाँ पर हरियाणा की बात को हमेशा उठाने में विफल रहे हैं। एक व्यक्ति ने 3 चुनाव अपने फादर के चीफ मिनिस्टर टेन्योर में जीता और दूसरे प्रदेश की अलग अलग लोकसभा से चुनाव भी लड़े हैं, जीते भी हैं। उनके सामने पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि एक कर्मठ मेहनती युवा साथी जिसने हमेशा छात्रों की आवाज़ को लेकर काम किया है, वहाँ इंसो के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप देसवाल को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और पार्टी ने जिम्मेवारी दी है कि वो इस सीट पर मैदान में उतरकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उसके साथ जो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट है, उस सीट के ऊपर एक युवा को मैदान में उतारने का फैसला पार्टी ने किया है। हमारी ओर से हमारे महेंद्रगढ़ भिवानी के जिला अध्यक्ष सतबीर नौताना की बेटी, जो यूएस से ग्रेजुएट है, यूएस में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, वो हमारे बीच में संगठन में आई, हमारे आईटी सेल को और मजबूत करने के लिए काम किया और निरंतर आईटी सेल के अंदर हमें शक्ति देने का काम किया। स्वाति यादव, जिसको पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ से उतारने का निर्णय किया है। इसके साथ 3 लोकसभा क्षेत्र जो है, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और उसके साथ दो ये और गुड़गांव, तीसरा ये लोकसभा क्षेत्र है जिसके ऊपर पार्टी अभी विचार विमर्श कर रही है और अगले 48 घंटे में अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने का काम करेगी। जहाँ आज सबसे ज़रूरी बात है, कई साथियों ने, कई लोगों ने निरंतर ये चर्चा करी कि हम कांग्रेस के साथ कोई अलायंस की सोच और चल रहे थे। हमने डे 1 पे ये क्लियर कर दिया था कि 1971 के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने कांग्रेस को छोड़ा था और उस दिन के बाद आज कि जो कांग्रेस की झूठ की विचारधारा देश को जिस तरीके से खोखला किया, उसके विरुद्ध हम लड़ते आए। अलग अलग पार्टियों के नाम रहे, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल थी, समता थी, जनता की विचारधारा ने हमारे प्रवक्ताओं ने भी रखी थी कि इस चीज़ पर हमारा साथ जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज़ को मैं आज विराम भी लगाता हूँ कि ना तो हमारी कोई कांग्रेस से चर्चा चली और ना ही हमने कभी कांग्रेस के साथ जाने का निर्णय लिया। दोबारा मैं एक बार रिवाइज कर दूं कि आम आदमी पार्टी अम्बाड़ा, करनाल, फरीदाबाद लोकसभा से
अपने कैंडिडेट जब भी इनके संगठन का डिसीजन होगा जॉइंटली हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके बीच में रखने का काम करेंगे। मैं चाहूँगा गोपाल भाई जी भी अपनी ओर से जो इनकी आगे की चर्चा है वो आपके बीच में रखें। जैसा कि अभी दुष्यंत जी ने आपके सामने रखा है, हरियाणा के अंदर जैसा कि अभी दुष्यंत जी ने आपके सामने रखा है, हरियाणा के अंदर एक मजबूत विकल्प के रूप में बदलाव की इच्छा को लेकर के युवाओं की आवाज़ बनते हुए आम आदमी पार्टी और जेजेपी मिल करके इस लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने का निर्णय ले चुके हैं, जिसके तहत आम आदमी पार्टी फरीदाबाद, करनाल और अंबाला 3 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारेगी। आज 7 सीटों पर जेजेपी के कैंडिडेट हो गए। आज 4 कैंडिडेट जेजेपी ने आपके सामने घोषित किए हैं। आम आदमी पार्टी इन तीनों सीटों पर कल शाम तक अपने कैंडिडेट फाइनल कर लेगी और उनके नाम भी आपके सामने हम रखेंगे। हमें भरोसा है कि हरियाणा के अंदर जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने जो जिंद से शुरुआत की है वो बदलाव लोकसभा चुनाव होते हुए हरियाणा के विधानसभा चुनाव तक पहुंचेगा और दिल्ली की तरह हरियाणा में भी एक बदलाव की और एक जनता की आवाज़ को राजनीति में परिवर्तित करते हुए सरकार बनाएगा। इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्द कल तक अपने कैंडिडेट के नाम भी हम लोग फाइनल कर दें। मैं एक बारी आपके सामने एक विशेष बात और रखना चाहूँगा। बहुत से लोग बात करते हैं कि राजनीति में युवा आने चाहिए, शिक्षित युवा आने चाहिए। मैं आपके सामने एक बेसिक प्रोफाइल रखना चाहूँगा। प्रदीप देसवाल जो हमारे इंसो के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो आज के दिन यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी कर रहे हैं कि जजों की नियुक्तियां हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से होती है और किस तरीके से उसमें आगे और बढ़नी चाहिए। जब इंसो ने आई डोनेशन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, उस समय उनके नेतृत्व में 10,480 आंखों वहां पर हमने रोहतक की कर्म भूमि पर 1 नवंबर 2013 के अंदर डोनेट करने का काम किया था। झज्जर जिले के रहने वाले हैं, एक आम घर में पैदा हुए, निरंतर एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों की मांगों को लेकर अलग अलग आंदोलन इन्हें छेड़ने का काम किया। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इनकी आयु 32 साल है और बतौर इंसो प्रदेश अध्यक्ष भी और हमारे संगठन के प्रवक्ता इनने काम करने का कार्य किया है। सक्रिय छात्र राजनीति में ये एक्टिव रहे हैं। जहां मेरी बात है, मैं तो एडिशनली इतना बोल सकता हूं कि बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मेरे कार्यकाल को आप सब ने देखा है, मगर उसके साथ साथ एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि काम भी किया है। और जहाँ छात्रों की लड़ाई की बात थी, आज आयु 31 साल होगी, 26 साल का एमपी बना था। मरे इस दौरान नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से मैंने एलएलएम कंप्लीट करी और साथ में जीजेयू हिसार से ड्यूरिंग जो मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टेन्योर था, मैंने एमए मास कम्युनिकेशन भी कंप्लीट करी है। तो 2 मास्टर्स डिग्री भी मैंने छात्र बनकर कंप्लीट करी। निर्मल सिंह मालेड़ी सब्जी का काम करने वाले साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता मजदूरी का काम करते थे, इनकी पत्नी अध्यापिका है, 37 साल की इनकी आयु, और इनने अलग अलग पंजाबी दूरदर्शन में अलग सामाजिक आयोजनों में पंजाबी लोक संगीत का भी पहले 1000 से ज्यादा कार्यक्रम ये कर चुके हैं। ये निर्मल सोच चैरिटेबल ट्रस्ट के
संयोजक हैं जो लड़कियों की मुफ्त में इलाज, शादी, कोई गरीब आदमी है उसकी आर्थिक तौर पर इलाज तक की सहायता करने में ये काम करते हैं। और जो हमारी महेंद्रगढ़ भिवाड़ी की कैंडिडेट है स्वाति यादव, उनने अमेरिका की जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी एमबीए की डिग्री करी है। उनने आज के दिन वो डायरेक्टर है यूरो इंटरनेशनल स्कूल, जो दक्षिणी हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान के तौर पर 11 अलग अलग जगह चल रहा है। 30 साल की इनकी आयु है। एक एजुकेशनिस्ट लिटरेट परिवार से आती है। इनके पिताजी आईआईएम के पढ़े हुए हैं, जो हमारी 2014 के अंदर अटेली विधानसभा पर चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। और इनने शिक्षा, मेडिकल और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र के अंदर अमेरिका की अलग अलग कंपनियों में 10 साल जब इनकी पढ़ाई चल रही थी उस दौरान इनने पार्ट टाइम जॉब भी करने का काम किया है। तो आज हमारे पास 37, 31 और 32 और 30 एवरेज अगर आप देखो तो 33 साल की आयु के हमने चारों कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। और जहां लोग युवाओं को नेतृत्व की बात करते थे, आज अरविंद जी की भी एज, नवीन जी की भी एज 50 साल से कम है और हमारा संगठन तो मात्र 5 महीनों का संगठन है। और इस चीज को लेकर के आज शिक्षित लोग, युवा लोग सक्रिय राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाए और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर एज पार्लियामेंटेरियन कैसे अच्छा काम किया जाए उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखा जाए। इन तमाम विषयों को देखते हुए जननायक जनता पार्टी ने अपने चारों कैंडिडेट मैदान में उतारे। रिसेंट आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बात कर रही थी गठबंधन के लिए, क्या उसमें जेजेपी की सहमति थी? आप तैयार थे? अगर हरियाणा प्रदेश की बात थी, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि 1971 से हमने उनके साथ हाथ नहीं दिया। यही सवाल आपकी मुलाकात भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हुई थी। सुशील जी, क्या बातचीत हुई थी? क्या आगे बढ़े गठबंधन में? क्या देखो, जहां तक कांग्रेस से गठबंधन की बात है तो बिल्कुल हम पीछे पड़े हुए थे। देश बचाणता ही, समाज बचाणता ही बीजेपी है। अब जो बीजेपी ने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे समाज में गंद फैला रखा, उसको बचाने के लिए बिल्कुल हमने बात करी। संजय सिंह जी उठाई थे, वो गुलाम नबी आजाद जी तो मिले भी और उन्होंने कहीं भी, मतलब हिंदी बोलो थोड़ी और, उन्होंने कहा अगर भाई ठीक है 6-3-1 पर हमने तो बात जब करनी थी ना, उन्हें तो पक्की हो जब इन दोहराओ है भाई, साझेदार है हमारे। उन्होंने कहा, उसके बाद फिर नाट गया अगले दिन, फिर उसके बाद सुनो हुआ भाई साहब बात यह है। उसके बाद जो उनकी लीडरशिप है, उन्होंने कहा कि भाई हुड्डा साहब ना मानते तो गुप्ता जी को भेजा था हमने, जो बात है सच्ची में बता दें, गुप्ता जी को भेजा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई खुद कांग्रेस के लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस 10 की 10 सीट हार रही है हरियाणा में, लेकिन वे निगम धारणा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ही खुद कांग्रेस की सुपारी ले रहे हैं। बीजेपी को कांग्रेस जिताना चाहती है, सीधी ये बात है। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साझा कर रही है और जननायक जनता पार्टी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद बाकी के उम्मीदवारों की घोषणा की बात भी कही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी ये बात कह रही है कि कल तक वो अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शशि रंजन जी, आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इसमें जननायक जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लगता है संपर्क हमारा टूट गया। दोबारा अपने कंसल्टिंग एडिटर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और इन चारों नामों पर जो जननायक जनता पार्टी ने ऐलान किया है, उनके पीछे की रणनीति, उसके पीछे की सियासत और एजेंडा
तमाम चीजों पर उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना प्रबल दावेदार। जैन जी आपकी बात पे हम गोपाल भाई एक सवाल कैसे करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ने आप राय साहब ने और चौटाला जी ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं, फिर आपके लोग वहीं चले गए, संजय जी का आप खुद ही कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो झूठना बोलूंगा, सुनते लो। शशि रंजन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि रंजन जी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जेजेपी की तरफ से अभी बाकी के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। चारों उम्मीदवारों की दावेदारी को कितना प्रबल मान रहे हैं आप? प्रबल कितने हैं नहीं है ये तो अभी तुरंत में नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक बड़ी रणनीति में परिवर्तन आया है। आज तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले तक हिसार से नैना चौटाला का नाम चल रहा था और उसकी बहुत सारी वजहें बताई जा रही थी। बहुत ही रिलायबल सोर्सेस से ये खबर आ रही थी कि नैना चौटाला लड़ेंगी, लेकिन आखिरी मोमेंट में जब ये गोपाल राय, नवीन जयहिंद, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से पहुंचे और उधर से दुष्यंत थे और केसी बांगड़ भी है, अजय सिंह भी अंदर थे और उनके जो निशान सिंह है, ये जो आखिरी दौर की जो अभी 1 घंटे पहले जो मीटिंग हुई उसमें ये रणनीति बदला गया और ये तय किया गया कि दुष्यंत चौटाला को चुनाव लड़वाया जाए। क्योंकि इसलिए कि एक मैसेज ये जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुष्यंत हार की वजह से चुनाव मैदान से भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी का भी ये कहना था कि दुष्यंत को चुनाव लड़ना चाहिए चाहे परिणाम जो भी हो, वरना इसका बहुत गलत मैसेज मार्केट में यानी कि लोगों के बीच में चला जाएगा। और आखिरकार ये आखिरी 1 घंटे में ये तय हुआ कि दुष्यंत चौटाला को हिसार से चुनाव लड़ना चाहिए और ये अगर नहीं लड़ते तो जो उनके लोग हैं, मीटिंग में ये बात चल रही थी, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इसका डायरेक्ट 10 की 10 सीटों पे नुकसान होता और जो विरोधी खेमा है वो ये लगातार कहता कि दुष्यंत चौटाला डर कर भाग गए और हार की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे और अपने माता जी को वहां से चुनाव लड़ा दिया है। ये एक वजह बहुत बड़ी बनी जिसके बाद की दुष्यंत चौटाला ये रणनीति में बदलाव लाया गया और दुष्यंत चौटाला को हिसार से उनका नाम डिक्लेयर किया गया। अभी 4 सीटें की घोषणा हुई है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कल देर शाम तक बाकी की जो सीटें हैं वो सब की सब एक साथ अनाउंस हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें गई हैं। पहले गुड़गांव कहा जा रहा था, लेकिन शुरू से मैं बता रहा था कि फरीदाबाद या गुड़गांव दोनों में से एक सीट वो चाहती है और फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के पास सोर्सेज बता रहे हैं। रोकना चाहूंगा, इस पर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला इस बीच कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। और एसपी हिसार तक के दफ्तर के चक्कर काटने पड़े, बहुत रुकावटें आती हैं और राजनीति के अंदर वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो रुकावटों को एक चैलेंज लेकर। अरविंद जी ने भी एक चैलेंज लिया कि तरफ लोगों को सत्ता से बाहर कर, और दिल्ली के अंदर वो आए और आज हरियाणा के अंदर भी जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर इसी सोच के साथ चल रही। जिन लोगों ने इस प्रदेश को लूटा या जिन लोगों ने इस प्रदेश को डिवाइड करने का प्रयास किया, चाहे धार्मिक तौर पर चाहे कास्ट के बेस पर, उन लोगों को हरियाणा प्रदेश से बाहर। गोपाल राय जी, हम चाहते हैं कि आप कहने से पहले एक बार सुशील को नहीं चाहते थे, क्या बात साहब ना बता दें? देखिए 2 बातें हैं। बता देंगे भाई साहब। पहली बात तो ये है कि गठबंधन न तो हुड्डा जी के साथ होना था, न सैलजा जी के साथ होना था, न तो जिंदल जी के साथ होना था। तो लगातार हमारे कंसल्टिंग एडिटर शशि रंजन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शशि रंजन जी, जो बात आप कह रहे थे कि फरीदाबाद और गुरुग्राम को लेकर असमंजस की स्थिति थोड़ी थी, अब फरीदाबाद जो हम लगातार बता भी रहे थे दर्शकों को कि फरीदाबाद सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, इसके पीछे की सियासी रणनीति को समझाइए जरा। ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है फरीदाबाद में और वो फरीदाबाद से लड़ाना चाहेंगे और इसलिए गुड़गांव की जगह पे फरीदाबाद आम आदमी पार्टी चाहती थी और वो सीट उसे मिली है। लेकिन जो गौर करने वाली बात और नजर जिस पे रखनी होगी वो ये है
ये चर्चा बहुत जोर पर ये भी है, और सिर्फ चर्चा नहीं है बल्कि संगठन के अंदर इस पर बहुत जम करके बातचीत हो रही है जी। और वो ये है कि करनाल सीट पर नवीन जयहिंद को, जो आम आदमी पार्टी के हरियाणा इकाई के अध्यक्ष है, उनको चुनाव लड़वाया जाए, ये एक है। दूसरा है जो सोनीपत का सीट होल्ड हुआ है, गीता फोगाट के नाम की चर्चा आज दिन भर चलती रही और हमारे सोर्स ने भी ये कंफर्म किया था, लेकिन आज से 2 दिन पहले केसी बांगड़ का नाम बहुत पुरजोर तरीके से जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के अंदर केसी बांगड़ का नाम सोनीपत से बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा था। मैंने ये भी पता करने की कोशिश की कि क्या दिग्विजय सोनीपत से चुनाव लड़ेंगे। एक चर्चा ये भी चल रही थी पार्टी के अंदर और जो उनके नेता है कि रोहतक में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया जाए, लेकिन और उसमें ये भी एक बार चर्चा चली थी कि दिग्विजय चौटाला जो कि बहुत ही वोकल है और उनको वहां पर दीपेंद्र के खिलाफ मैदान में उतारा जाए, लेकिन ये फिर तय हुआ कि परिवार से कोई एक आदमी ही चुनाव लड़ेगा और तब ये तय हो रहा था कि नैना चौटाला जी को चुनाव लड़ाया जाएगा। जो मैंने कहा था कि दूध के पत्ते की तरह दुष्यंत चौटाला को अगले चुनाव के लिए सुरक्षित रखना, लेकिन क्योंकि ये अभी 1 घंटे में ये बात हुई, उसके बाद जैसे ही ये नाम हम लोगों के द्वारा भी बाहर गया तो उसके बाद ये बहुत ज्यादा इस पे चर्चा शुरू हो गई कि जो उनके संगठन के लोग हैं और जो आम आदमी पार्टी के भी लोग थे, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग ये कहने लगे कि अगर दुष्यंत ने चुनाव नहीं लड़ा तो बहुत गलत मैसेज जाएगा और ये होगा कि मैदान छोड़कर भाग गए। इसलिए आखिरी क्षण में रणनीति बदली गई और नैना चौटाला की जगह दुष्यंत चौटाला को चुनाव लड़ाया गया। अब ये जो सोनीपत की सीट है, ये अब गीता फोगाट का नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन ये उस सीट को भी होल्ड कर लिया गया और केसी बांगड़ के नाम पे दोबारा चर्चा हो रही है कि क्या केसी बांगड़ को ही चुनाव लड़वाया जाए। तो ये कुछ एक जगह है कुरुक्षेत्र में, ये इंतजार करेंगे कांग्रेस का। अब कांग्रेस का क्या है कि अब तक जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं कुरुक्षेत्र में कोई सैनी है, यानी कि नॉन जाट है जी। अगर कोई कांग्रेस से भी नॉन जाट आ जाता है तो आप तो जेजेपी कुरुक्षेत्र में एक जाट कैंडिडेट को उतारेगी। अगर कोई कांग्रेस से जैसे बात चल रही है कि जयप्रकाश जो इंडिपेंडेंट एमएलए है कलायत से, और उनके भी नाम की चर्चा है क्योंकि नवीन जिंदल ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से, तो अगर जेपी को मान लीजिए कि टिकट मिल जाता है कुरुक्षेत्र से तो डीडी शर्मा जो पार्टी ज्वाइन बहुत पहले कर चुके हैं जेजेपी, डीडी शर्मा को टिकट दे दिया जाएगा कुरुक्षेत्र से। और अगर मान लीजिए कि इनको नहीं मिला, कोई और आ गया, निर्मल सिंह आ गए या कोई और आ गया, तो हो सकता है कि एक जाट कैंडिडेट वहां पे उतार दे, इसलिए उसको होल्ड किया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 जो कुरुक्षेत्र की बात है। सोनीपत में ये इंतजार करना चाहेंगे कि कांग्रेस से ये भले ही मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि कांग्रेस से कोई बात नहीं चल रही है, ये पूरी दुनिया को सबको पता है कि कांग्रेस से क्या बात चल रही थी, कितने राउंड की बात चली है, आज सुबह क्या चली, कल दिन भर बात नहीं हुई, परसों संजय सिंह और गुलाम नबी आजाद की क्या बात हुई, 6-3-1 पर बात हो गई थी, राहुल गांधी के यहाँ मसला गया, तमाम तरह की पेचीदगियां हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता कुछ भी कह लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये कांग्रेस से, ये अलग बात है कि जेजेपी के नेता बात नहीं कर रहे थे कांग्रेस से, लेकिन जेजेपी के बिहाफ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बात कर रही थी। और अगर जेजेपी ने नहीं दिया था, अगर समर्थन नहीं दिया था या हाँ नहीं भरा था, तो आम आदमी पार्टी किस अधिकार के साथ कांग्रेस से डील कर रही थी। पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं बात सोनीपत की कर रहा था। सोनीपत का टिकट इसलिए भी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि सोनीपत में बहुत चर्चा है कि कांग्रेस वहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनकी पत्नी को चुनाव में उतार दे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये देखना चाहेगी कि कांग्रेस किस कैंडिडेट को वहां पे फील्ड करती है। अगर सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर चुनावी मैदान में ताल ठोक देते हैं, तब फिर जेजेपी को एक कैंडिडेट के बारे में सोचना पड़ेगा। वैसी सूरत में हो सकता है कि गीता फोगाट को ये लोग मैदान में उतार दें। अगर वहां पर मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण कैंडिडेट अगर दे देती है, कुलदीप शर्मा की भी कई बार बात चल रही है कांग्रेस में, अगर वो कुलदीप शर्मा दे देते हैं
तब फिर इनकी रणनीति अलग होगी। यानी कि सोनीपत जो होल्ड किया है सोनीपत जो होल्ड किया है उसकी वजह है कि कांग्रेस किसको टिकट देती है वो ये देखना चाहेंगे। गुड़गांव में चूंकि लास्ट मोमेंट में बदला है, पहले जेजेपी के लोग आम आदमी पार्टी को गुड़गांव दे रहे थे, आम आदमी पार्टी ने गुड़गांव देने से मना किया और फरीदाबाद दिया। इसलिए गुड़गांव को लेकर करके अभी उनकी स्थिति लास्ट मोमेंट में ये तब्दीलियां हुई हैं। अभी जो 2 घंटे से मीटिंग चल रही थी 4, साढ़े 3, 4 बजे से जो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये अदला बदली हुई है, इसलिए गुड़गांव का नाम नहीं आया। सोनीपत इसलिए होल्ड किया गया है और कुरुक्षेत्र की भी वजह मैंने बता दी कि ये है। और अब आम आदमी पार्टी को ये तय करना है कि 3 लोग जो उनके आएंगे, फरीदाबाद जो वो चाहते थे वो फरीदाबाद मिल गया, और करनाल एक सीट है और अंबाला एक सीट है। अंबाला में मुझे लगता है कि जेजेपी की मदद से ही आम आदमी पार्टी लड़ेगी और जेजेपी का ही एक कैंडिडेट नरेश सेरवाल या अशोक सेरवाल करके है, हो सकता है वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर अंबाला से वो चुनाव लड़े। नवीन जैन की बहुत संभावना है कि वो करनाल से चुनाव लड़े और फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी में एक मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन जो थोड़ी बहुत जानकारी मैं गैदर जो इकट्ठा कर पाया हूँ, कोई बबली यादव करके है शायद, अब मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिए मैं इससे बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन शायद फरीदाबाद में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो कि आम आदमी पार्टी उसे देना चाहती है और उसी कैंडिडेट के नाम पर इन लोगों ने गुड़गांव की जगह पे फरीदाबाद एक्सचेंज किया है और गुड़गांव दे दिया। ये अभी ये मीटिंग आपकी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है ये उसके पहले की सारी कहानी है। 1.5-2 घंटे में ये फरीदाबाद आम आदमी पार्टी को मिल जाना और गुड़गांव जेजेपी को मिल जाना और नैना चौटाला की जगह हिसार से उनको लड़ जाना, दुष्यंत का खुद लड़ जाना। और ये ठीक भी है, मुझे लगता है कि अगर दुष्यंत ने अगर खुद चुनाव नहीं लड़ा होता तो ऑपोजिशन के जो लोग हैं ये कहते कि चुनाव शुरू होने के पहले मैदान छोड़कर भाग गया। मुझे लगता है कि रणनीति के तहत दुष्यंत चौटाला का वहां लड़ना ठीक भी है। अब देखना होगा हिसार में क्या होता है, 3 पॉलिटिकल घराने हैं। शशि रंजन जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि आखिरी लम्हों में रणनीति में बदलाव किया गया, हिसार से खुद दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे क्योंकि गलत मैसेज न जाए, ये मैसेज न जाए कि हार के डर से दुष्यंत चौटाला पीछे हट गए हैं। नैना चौटाला को चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन हर एक मंच से चुनावी प्रचार के दौरान ये कहा गया है कि महिलाओं की सक्रियता, महिलाओं की भागीदारी इस चुनाव में रहेगी। खुद नैना चौटाला इस बात को कहती आई हैं, तो क्या ये माना जाए कि किसी और सीट से नैना चौटाला चुनाव लड़ सकती हैं या कुछ इस तरह की परिस्थिति? ऐसा लगता तो नहीं है फिलहाल। अब पॉलिटिक्स और क्रिकेट में कई बार आखिरी वक्त में चीजें बदल जाती हैं, जैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले चीजें बदली हैं। लेकिन आप याद कीजिए जब अजय सिंह जेल से आए और सबसे पहले हम लोगों ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, हालांकि उसके बाद और कोई कर भी नहीं पाया अब तक, तो अजय सिंह से मैंने ये पूछा था कि क्या दुष्यंत को चुनाव लड़ाएंगे या फ्री रखेंगे चुनाव प्रचार के लिए। तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा था कि अगर मोदी अगर बीजेपी के चेहरा हैं और चुनाव लड़ते हुए पूरा प्रचार कर सकते हैं तो दुष्यंत क्यों नहीं कर सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा मैंने ये पूछा था कि आपकी पत्नी है नैना चौटाला, उनको दिल्ली भेजना चाहेंगे या चंडीगढ़। उस पर उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया था। जब नैना चौटाला के सवाल पर उन्होंने खामोशी रख ली थी, कोई जवाब नहीं दिया था, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि हिसार से नैना चौटाला को उतारा जा रहा है और ये लगभग भी चलता भी रहा। लेकिन अब देखिए आने वाला समय होगा। अब अगर नैना चौटाला को उतारते हैं तो मुझे लगता है एक ही सीट बचती है जहां से उतारा जा सकता है, वह है सोनीपत। अब ये भी हो सकता है पार्टी की रणनीति हो कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में उतरे तो नैना चौटाला को उतार दिया जाए उनके खिलाफ। ये भी एक बढ़िया रणनीति हो सकती है। माहौल बहुत ही गर्म होगा और चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि परिवार से सिर्फ एक ही आदमी कोई चुनाव लड़ेगा। लेकिन राजनीति में आप कुछ कह नहीं सकते हैं, हो सकता है कि ये रणनीति में बदलाव हो और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां लड़ते हैं, या एक बात और चल रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा को भी टिकट कांग्रेस दे सकती है सोनीपत से। अगर ये हो जाता है
तो गीता फोगाट या नैना चौटाला 2 ऑप्शन हो जाता है जेजेपी के पास। इन दोनों में से किसी को उतार सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वैसी सूरत में गीता फोगाट पे ज्यादा ये लोग रिलाई करना चाहेगा बनिस्बत इसके कि नैना चौटाला जी को वहां उतारा जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि रंजन जी इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातें साझा करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी और जेजेपी ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जेजेपी ने अपनी 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और उम्मीद ये जताई जा रही कि कल तक तमाम बाकी उम्मीदवारों के ऐलान जननायक जनता पार्टी भी कर सकती है और आम आदमी पार्टी भी कल शाम तक तमाम उम्मीदवारों के नाम जो है उनका ऐलान कर सकती है।